चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं रिकंसिलिएशन। कुछ सर्टन क्वेश्चंस लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है ना इसमें। चलो पहले ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करते हैं। याद है कुछ? पहले तो बॉक्स याद कर लेते हैं। बॉक्स में साइन दिया था आप लोग को। पहले बॉक्स का साइन क्या था? माइनस माइनस प्लस और सेकंड? प्लस प्लस माइनस माइनस। और डेबिट साइड का आइटम हो या ओवर वैल्यूड बोला हो तो कौन सा साइन है? वेरी गुड। क्रेडिट हो या अंडर वैल्यूड हो तो ठीक है। चलो ये याद है तो फिर कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है। नामकरण करते हैं ना बॉक्स का। कौन से बेसिस पे? जो जिस प्रॉफिट से शुरू करेंगे वो नाम होगा पहले बॉक्स का। ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके चलो क्या बोला यहाँ पे ध्यान देते हैं अभी। The profit disclosed by a company's cost accountant for the year was 30,114। तो भाई ये प्रॉफिट आपको जो बता रहा है ये कौन बता रहा है? कॉस्ट अकाउंटेंट बोलता है आपका प्रॉफिट है 30,114। मतलब ये कॉस्टिंग का प्रॉफिट है। आगे, while the net profit shown by the financial accounts amounted to rupees 19,760। तो लो भाई हमें फाइनेंस और कॉस्ट दोनों का प्रॉफिट मिल चुका है। ऑन रिकंसाइलिंग द फिगर्स द फॉलोइंग डिफरेंस आर ब्रॉट टू द लाइट। कितने पॉइंट से? 1 2 3 4 5 6। और लास्ट में क्या बोला है? प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द फिगर्स शोन बाय द कॉस्ट एंड फाइनेंस। बोलते फाइनेंस और कॉस्ट के हिसाब से जो प्रॉफिट दिया उसे रिकंसाइल करो। अब हमें ये नहीं बोला कौन से प्रॉफिट से शुरू करो, तो कोई भी प्रॉफिट लेके चल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पहले कौन सा प्रॉफिट दिया आपको? तो चलो भाई इस बार हम लोग किससे शुरू करेंगे? कॉस्ट। 30,114। तो हमारा सबसे पहला काम है यहाँ पे जाके लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट या कॉस्ट रिकॉर्ड विच इज 30,114। तो पहले बॉक्स का नाम क्या हो जाएगा? कॉस्ट। दूसरा, क्योंकि हमने कॉस्ट से शुरू किया तो पहले बॉक्स हम लोग कॉस्ट लेके चलेंगे। ठीक है। उसके बाद अब एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। अब पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट वर एस्टिमेटेड 7,500। ओवरहेड्स कॉस्ट में है 7,500 और आगे बोल रहे हैं द एक्चुअल चार्ज फॉर द ईयर शोन बाय द फाइनेंस अकाउंट वर 6,932। देखो अभी ना सेम आइटम के बारे में दो तरह से वैल्यूज दी है। बोलते हैं ओवरहेड्स का खर्चा कॉस्ट में था 7,500 और फाइनेंस में था 6,932। अब चाहो तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के सॉल्व करो या तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो। मैं बोलूँगा इंडिविजुअल को सॉल्व करो, एक एक अमाउंट को अलग अलग तरीके से ही सॉल्व करो। मतलब हमें इतना मालूम पड़ गया है क्वेश्चन पढ़ के कि ये जो खर्चा है कॉस्ट में 7,500 है तो मैं 7,500 का इफेक्ट दूंगा, या तो ऐड होगा या तो लेस। फिर फाइनेंस में ओवरहेड्स का सेम ओवरहेड्स का खर्चा 6,932 है तो मैं फाइनेंस के हिसाब से इसे ऐड या लेस करेंगे। चलो अब देखते हैं। ओवरहेड्स मतलब खर्चा कौन से साइड होता है? डेबिट साइड, मतलब माइनस है। ये क्लियर है? यहाँ पे ओवरहेड्स हमारा एक्सपेंस होता है, इससे प्रॉफिट कम होता है तो हम माइनस साइन दे रहे हैं और वो भी 7,500 है कॉस्ट में। अब मैं जाऊंगा कॉस्ट के बॉक्स में चेक करूंगा। कॉस्ट के बॉक्स में चेक किया, माइनस है तो क्या साइन आ रहा है? प्लस, क्योंकि ये कॉस्ट में रिकॉर्डेड है 7,500 विच इज माइनस, तो यहाँ पे आ गए कॉस्ट के हिसाब से माइनस है तो प्लस, तो मैं प्लस में लिखूंगा ओवरहेड्स एज पर कॉस्ट अकाउंट 7,500। डन। अब वही खर्चा मतलब माइनस, खर्चा है तो माइनस, प्रॉफिट कम होगा। कहाँ पे बोला है? फाइनेंस, तो मैं ये माइनस है फाइनेंस में चेक करूंगा।
फाइनेंस के बॉक्स में माइनस है तो इसे लेस में लिख देंगे, ओवरहेड्स एज पर फाइनेंस 69 कितना दिया है 69। अब मैं एक तुम्हें आइडिया बताऊं, जब दो चीजें एक ही खर्चा कॉस्ट और फाइनेंस के हिसाब से दिया है तो कोई एक पता कर लो। अगर आपका कॉस्ट के हिसाब से ऐड हुआ है तो ऑटोमेटिकली समझ लो फाइनेंस के हिसाब से माइनस होगा। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। एक्सपेंसेस नॉट चार्ज इन कॉस्ट, अगर कॉस्ट में चार्ज नहीं किया है तो कहाँ चार्ज किया है, तो हमें फाइनेंस के बॉक्स में देखना होगा। अमाउंटेड टू 750। एक्सपेंस कौन से साइड होता है, डेबिट मतलब, चलो मैं कॉस्ट में चार्ज नहीं किया है तो फाइनेंस में देखेंगे माइनस है तो क्या, अब ये एक्सपेंस माइनस है, कॉस्ट में चार्ज नहीं किया है तो फाइनेंस में देखो, फाइनेंस में एक्सपेंस माइनस है, माइनस का ऑपोजिट क्या आ रहा है, तो इसे भी हम लोग माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस नॉट चार्ज इन कॉस्ट विच इज 750। डन। चलो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। The company has allocated ₹600 to general reserve, मतलब जब कंपनी को ऐसा पैसा भर के प्रॉफिट हुआ तो इस प्रॉफिट में से कंपनी अलग अलग रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करती है। उसी तरह से इस बार इन्होंने प्रॉफिट में से कहाँ ट्रांसफ़र किया है, जनरल रिजर्व। तो तुम मुझे बता दो, अगर प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन बोला रे बढ़ेगा, कौन बोला बढ़ेगा, कोई तो बोला था ना। प्रॉफिट मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए, इसमें से अगर मैं 20,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करता हूँ तो प्रॉफिट बचा कितना, 80,000, कम हो गया ना। तो यहाँ पे बोला है एलोकेटेड टू जनरल रिजर्व, तो ये साइन क्या आएगा हमारा, माइनस, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है। अब तुम मुझे बता दो फाइनेंस का बॉक्स लेंगे कि कॉस्ट का, फाइनेंस, फाइनेंस, क्योंकि ओवरहेड्स तो करके बोला नहीं है। अगर ओवरहेड्स वर्ड दे दिया होता तो हम कहाँ चेक करते, कॉस्ट में। और अगर ऐसा कुछ नहीं बोला तो ये कौन से बॉक्स में चेक करना होगा, फाइनेंस। अब मैं फाइनेंस में देखूंगा माइनस है तो क्या, मैं गया फाइनेंस के बॉक्स में, माइनस है तो माइनस, तो हम लोग माइनस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या था आइटम ये, हाँ, कंपनी एलोकेटेड प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। नहीं समझ रहा, जो लिखा वही लिख दो। कितनी अमाउंट है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब ये जरा ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ, अगर मान लो हम लोग को फाइनल अकाउंट याद है 12th स्टैंडर्ड में बनाते थे, हम लोग क्या बनाते थे सबसे पहले, ट्रेडिंग अकाउंट, वेरी गुड, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद, तो मुझे इतना फटाफट जवाब दो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सैलरी पे किया तो प्रॉफिट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब मुझे बताओ मशीनरी, ऐसे बस यही चेक करना चाहता था, तुम्हें ये पता है कि नहीं कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में आती है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सी बैलेंस शीट, तो तुमने बता दिया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, ये सब कहाँ आता है, एसेट। अब हुआ क्या यहाँ पे, वर्क वॉज कमेंस ड्यूरिंग द ईयर, कुछ काम शुरू किया इस साल, ऑन ए न्यू फैक्ट्री, ये हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, हमने कुछ काम शुरू किया, बगल में और एक फैक्ट्री बना दी, तो ये तो एसेट बन गया ना, एसेट बन गया। हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन किस चीज़ का कर रहे हैं, कॉस्ट और फाइनेंस के प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट अगर चाहिए तो ऑब्वियसली आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग पीएनएल। क्या ट्रेडिंग पीएनएल में एसेट आता है, नहीं। तो मतलब हमें ये जो अमाउंट बोला, जो सेंटेंस बोला है ना कि काम शुरू हुआ है न्यू फैक्ट्री पे और हमारा खर्चा हुआ है 12,000, तो भाई ये 12,000 अगर आपका खर्चा हुआ है ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएगा नहीं, तो इसका कुछ करना है क्या, नहीं। लेकिन आगे कुछ और बोल दिया साथ में,
बोलते डेप्रिसिएशन 5% वॉज प्रोवाइडेड फॉर इन। डेप्रिसिएशन आता है क्या पीएनएल में? डेप्रिसिएशन पीएनएल में आता है क्या? है, आता है कि नहीं आता है? अच्छा, ये लो बैलेंस शीट बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा फैक्ट्री बिल्डिंग, इधर माइनस किया मैंने डेप्रिसिएशन। सेकंड इफेक्ट कहाँ देते हैं? पीएनएल में। पीएनएल में देते हैं ना टू डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन आता है तो यस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो लो भाई, कितना परसेंट बोला है? एसेट कितने का है? 12,000। इसके ऊपर 5% निकालो, कितना आता है? 600। बस हमें ये 600 का इफेक्ट देना है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऐसे पैसे वसूल नहीं होंगे, ठीक है? नहीं, ठीक है, पढ़ के पैसे वसूल होंगे। तोड़ रहे हो चीजें, ठीक है? हाँ चलो, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा। डेप्रिसिएशन है कौन से रिकॉर्ड के हिसाब से? फाइनेंस। अच्छा मुझे ये बता दो, डेप्रिसिएशन डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है? डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में आता है ना डेप्रिसिएशन। तो यस, ये डेप्रिसिएशन 600 डेबिट में आता है, मतलब माइनस, बराबर है। और वो भी कौन से बुक में? फाइनेंस। तो चेक करते हैं माइनस फाइनेंस में, डेप्रिसिएशन से माइनस होगा तो फाइनेंस के बुक में माइनस है, तो चलो माइनस में लिखेंगे डेप्रिसिएशन एज पर फाइनेंस। हमने कैलकुलेट किया था 12,000 के ऊपर 5% विच इज 600। डन। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट 5, 2 ही पॉइंट बचे हैं, सब खत्म हो जाएगा। ट्रांसफर फी रिसीव अमाउंटेड टू 28। अच्छा साइन क्या आएगा बताओ? ट्रांसफर फी रिसीव माइनस क्यों? पीएनएल के डेबिट में आता है रिसीव। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, दिस इज इनकम। वाई इनकम? रिसीव हो रहा है, तो ये क्रेडिट में आएगा तो प्लस होगा, बराबर। अच्छा बॉक्स बताओ कौन सा? फाइनेंस। ओवरहेड्स बोला है यहाँ पे? कुछ नहीं बोला है तो फाइनेंस। चलो फाइनेंस के बॉक्स में चेक करते हैं, प्लस प्लस है तो क्या? हम गए फाइनेंस के बॉक्स में, प्लस है तो इसे ऐड कर देंगे। क्या था स्टेटमेंट हमारा? क्या था स्टेटमेंट? ट्रांसफर फीस रिसीव एज पर फाइनेंस कितना मिला है? बाप रे। डन। चलो लास्ट पॉइंट, सम खत्म होने जा रहा है। The amount charge for income tax 9,000। तुम मुझे बताओ साइन कौन सा आएगा? हाँ तुम ही इधर उधर मत देखो, तुमको ही पूछ रहा हूं मैं। हाँ, The amount charge for income tax, ये पीएनएल के डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, तुमको बताना है। कौन से स्कूल में पढ़े हो भैया? हाँ बोलो बेटा, बोल। माइनस आएगा। मुझे तुम ये बता दो, ये आइटम अमाउंट चार्ज फॉर इनकम टैक्स, ये पीएनएल के डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है? इनकम टैक्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट में आता है, बराबर है। और डेबिट मतलब क्या साइन है? माइनस। कौन सा बॉक्स लेंगे? फाइनेंस। कुछ नहीं बोला है तो फाइनेंस। चलो फाइनेंस के बॉक्स में चेक करते हैं। फाइनेंस में माइनस है तो चलो इसे लेस कर देंगे। क्या था स्टेटमेंट? पढ़ो। अमाउंट चार्ज फॉर इनकम टैक्स, डेबिट क्रेडिट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। 11th स्टैंडर्ड से अकाउंट्स पढ़ रहे हो। चलो आगे, कितनी अमाउंट है इसकी? 9,000। अब हो गए सारे आइटम। चलो ये प्लस वाले का 2 ही आइटम था, इसका टोटल हो गया 7,528 रुपये। इन दोनों को ऐड कर दो, 30,114, 30,114। अरे
प्लस 7528 37,642। अब हम माइनस जितने हो रहे इनका टोटल करेंगे, विच इज 6932 प्लस 750 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 9000 17,882 17,882। चलो अब टोटल माइनस करेंगे इसमें से 37,642 माइनस 17,882, आपका आंसर आ रहा है 19,760। चेक करते हैं, देखो स्टार्ट कौन से प्रॉफिट से किया था, कॉस्ट, तो मिलेगा क्या, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस रिकॉर्ड, बराबर। चेक करते हैं फाइनेंस का मैच भी हो रहा है क्या क्वेश्चन में। 19,760 19,760 19,760 मैच हो गया, डन। चलो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 2 कर दिया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, 7 और 8 करेंगे तो हमारे 10 मार्क वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर हम जाएंगे बड़े बड़े वाले क्वेश्चन 20 मार्क पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अब तुम लोग बताओगे जवाब। भैया डेबिट क्रेडिट, ओ दादा डेबिट क्रेडिट, चलो डन, डेबिट क्रेडिट। From the following, prepare reconciliation statement of Messrs. XYZ and Company as on 30th June 20। आपको सबसे पहला दिया है नेट प्रॉफिट एज पर, चलो रिकंसाइल करने बोला, प्रॉफिट आपको फाइनेंस का दे दिया है तो हम लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन 7। हाँ कौन इतना थका हुआ है, सॉल्यूशन 7 नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस रिकॉर्ड कितना है प्रॉफिट, 40,000, डन। चलो अब तुम मुझे बताओगे बेटा तुम, हाँ पहला आइटम, इनकम टैक्स प्रोविजन मेड 30,000, साइन कौन सा, दो ही चीज तो बतानी है, साइन और बॉक्स। इनकम टैक्स तुम बोलो, माइनस, क्योंकि इनकम टैक्स खर्चा है और खर्चा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कौन सा बॉक्स, कुछ नहीं बोला है तो फाइनेंस, चलो फाइनेंस में अभी पहले तो हमने फाइनेंस से शुरू किया है तो पहला बॉक्स बन गया फाइनेंस, दूसरा बन गया कॉस्ट, हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है माइनस, वो भी फाइनेंस के हिसाब से, तो फाइनेंस के बॉक्स में चेक करेंगे, फाइनेंस के बॉक्स में माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा इनकम टैक्स प्रोविजन, कितनी अमाउंट है, चलो डन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेटमेंट, ये मैं बताऊंगा, ध्यान देना थोड़ा हटके। यहाँ पे बोल रहे हैं मटेरियल परचेज किया है 5,000 यूनिट, भैया हम यूनिट नहीं लिखते हमारे सॉल्यूशन, हमें अमाउंट चाहिए, अमाउंट, तो इन्होंने बोला 5,000 यूनिट खरीदा है। अब मुझे फटाफट बताओ मटेरियल परचेज जो होता है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड आता है, मटेरियल परचेज, डेबिट में आता है, टू मटेरियल परचेज, तो ये तो इतना तो हमें मालूम पड़ गया, ये डेबिट साइड का आइटम है। आगे बढ़ते हैं, ओके, मटेरियल परचेज 5,000 यूनिट्स रिकॉर्डेड इन कॉस्ट एट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ, एक यूनिट हमें पता कितने में मिला, 24 रुपीज़ में, कॉस्ट के हिसाब से। हमने एक यूनिट खरीदा है क्या, हमने तो 5,000 यूनिट खरीदा है, जरा मल्टीप्लाई करके बताओ, 5,000 इंटू 24, 1 लाख, तो कॉस्ट के हिसाब से मटेरियल परचेज की अमाउंट है 1,20,000, कैसे मिला है, 5,000 इंटू 24, बराबर। आगे मैंने पूछा नहीं है, जब पूछूंगा तब जवाब देना। फर्दर, whereas in finance it was recorded at actual cost of 22, फाइनेंस में 22 के हिसाब से रिकॉर्ड हुआ है, तो जरा 5,000 यूनिट को 22 से मल्टीप्लाई करो, 1,10,000, कैसे मिला, 5,000 यूनिट इंटू 22, बादल बना देते हैं, डन।
चलो मटेरियल परचेज, अब फटाफट जवाब देना। मटेरियल परचेज कॉस्ट में कितनी अमाउंट है? 1,20,000। मटेरियल परचेज फाइनेंस में कितनी अमाउंट है? दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। चलो मटेरियल परचेज किया है तो ये माइनस है, कॉस्ट है तो कॉस्ट पे चेक करते हैं, माइनस है तो क्या, डन। चलो मैं गया कॉस्ट में माइनस है तो इसे लेस में लिखेंगे। हम लिखेंगे क्या? मटीरियल परचेज एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड विच इज 1,20,000। और फाइनेंस में कितनी अमाउंट थी? 1,10,000। अब एक ही चीज याद रखो, जब आपको कॉस्ट के हिसाब से माइनस आ गया है तो फाइनेंस के हिसाब से प्लस हो जाएगा। तो मटेरियल परचेज एज पर फाइनेंस, यस, डन। चलो आगे बढ़े। अभी तुम बताओ मुझे। ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड 20,500। क्रेडिट में आता है रिकवर्ड, पहले का डूबा हुआ पैसा, अब कैसे तो आ गया, कोई तो देने पैसा मिल गया, इनकम क्रेडिट मतलब प्लस, और कुछ नहीं बोला है तो फाइनेंस। चलो फाइनेंस में देखेंगे, प्लस है तो चलो ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड, ओल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड कितनी अमाउंट है? 20,000, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट तुम बताओगे बेटा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर माइनस, क्योंकि लॉस डेबिट में आएगा। कौन सा बॉक्स? वेरी गुड, ओवरहेड्स करके बोला नहीं है तो ये फाइनेंस के बॉक्स में देखेंगे, माइनस है तो क्या, फाइनेंस के बॉक्स में गए, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे लिखा हमने लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना? 4,120। सारे आइटम्स हो गए? ध्यान है तुम्हारा? लग नहीं रहा है? अच्छा। चलो अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इनका टोटल बताओ मुझे। ये 30 और 1 10, 1 40 हो गया। 1 40 में 4120 ऐड किया तो ये आ रहा है 144 120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का टोटल कर देंगे। प्लस 40 320, इसमें 40 340 है ना, 40 340 ऐड करेंगे तो ये आ गया 184 460, डन। लेस में 2 आइटम है, दोनों आइटम का टोटल करेंगे मेरे हिसाब से 1,40,500, 1,40,500। टोटल जो था 184 460, इसमें से 1,40,500 माइनस करेंगे तो 43। स्टार्ट कौन से प्रॉफिट से किया था? फाइनेंस, तो एंड कहाँ पे होगा? डांस, ठीक है। हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन 10 मार्क वाला, रेडी हो तुम? हाँ नहीं? हाँ क्या बात है। चलो लॉस वाला एक लास्ट सम, इस बार लॉस है। हाँ अरे तुमच्याकडे प्रॅक्टिस वालों खूप आहे, ते करा, ठीक है। चलो रेडी आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग एंड फाइंड आउट प्रॉफिट या तो लॉस एज पर। फाइंड आउट करने बोला है फाइनेंस, फाइंड आउट करने बोला है तो एंड में आएगा कि स्टार्टिंग में आएगा? तो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस रिकॉर्ड, ये ढूंढना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रॉफिट किसके हिसाब से दिया होगा?
अरे सबर, लिखा रिकॉर्ड। अब देखते क्वेश्चन, मैं उधर तक पहुंचा ही नहीं, तो जॉब पहुंच गई है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। नेट लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, लॉस है ना, तो हाँ अब चिल्ला, लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने नेट लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। कितनी अमाउंट थी आपकी? 172। लॉस आता है तो याद है कुछ स्पेशल करते हैं। वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस विद चेक करते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। और हमने स्टार्ट किया है कॉस्ट से, तो पहला बॉक्स कॉस्ट, दूसरा हो जाएगा। चलो आप शुरू करें। रेडी? जवाब दे पाओगे? वेरी गुड। पहला आइटम, अब तुम ही बताओगे। व्हाट्स योर नेम? शिवांगी। चलो तुम मुझे बताओ, तो दो ही चीज बतानी है, साइन और बॉक्स। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। तो तुम्हारी मदद के लिए मैं ये नीचे ले आता हूं। अरे क्या नीचे लिख ही देता हूँ, लो। हाँ, डेबिट हो या ओवर वैल्यूड हो तो माइनस, क्रेडिट या अंडर वैल्यूड हो तो प्लस, ठीक है। चलो अब बताओ मुझे, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड बोला है तो प्लस हो गया। कौन सा बॉक्स बोला है? वेरी गुड। तो कॉस्ट में देखेंगे प्लस है तो क्या, कॉस्ट में गए, प्लस है तो लॉस है, इस वजह से क्रॉस चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख दिया प्लस में, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड कॉस्ट में कितनी अमाउंट है? 3120। तुम रेडी? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, साइन क्या? माइनस, क्योंकि क्या वर्ड बोल दिया है? ओवर। बॉक्स कौन सा? क्योंकि कॉस्टिंग के हिसाब से बोला है। अब मैं कॉस्ट में चेक करूंगा, माइनस है तो क्या, मैं गया कॉस्ट में, माइनस है तो चलो इसे लेस करेंगे। क्या स्टेटमेंट है, जल्दी बोलो। एडमिन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट, कितनी अमाउंट है? 1700। बेटा अभी तुम शिवांगी, तुमसे ही वापस पूछते हैं। डेप्रीसिएशन इन फाइनेंशियल अकाउंट, साइन बोलो। पाप लगेगा जो बीच में बोलेगा। प्लस, वेरी गुड। अब तुम मुझे बताओ, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रीसिएशन कौन से साइड लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। डेबिट म्हणजे काय? लेस। डेप्रीसिएशन खर्चा है ना, तो प्रॉफिट कम होगा, माइनस साइन। प्रॉफिट कम होगा तो माइनस। कौन सा बॉक्स बोला है? तो फाइनेंस में देखेंगे माइनस है तो क्या, हम आए फाइनेंस के बॉक्स में, माइनस है तो इसे ऐड कर देंगे। डेप्रीसिएशन एज पर फाइनेंस कितनी अमाउंट है? 11,200। आगे बढ़े। अब बिना कुछ सोचे फटाफट मुझे तुम जवाब देना। अभी हमने डेप्रीसिएशन फाइनेंस के हिसाब से देखा तो वो ऐड हो गया, बराबर। यहाँ पे दे रहे हैं डेप्रीसिएशन कॉस्ट के हिसाब से तो माइनस हो जाएगा। जब सेम आइटम फाइनेंस में के हिसाब से ऐड हो रहा है तो कॉस्ट के हिसाब से माइनस हो जाएगा। तो हम गए माइनस में, यहाँ पे लिखा डेप्रीसिएशन एज पर कॉस्ट, कितना? 12,500। समझा? तुम्हारी बारी। अब पढ़ते हैं अगला आइटम। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव
प्लस, क्योंकि रिसीव है तो क्रेडिट साइड। और कौन सा बॉक्स? कुछ नहीं बोला है तो फाइनेंस। फाइनेंस में देखेंगे प्लस है तो क्या, हम गए फाइनेंस में, प्लस है तो हाँ? हाँ। क्या था स्टेटमेंट? इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्ट रिसीव। कितनी अमाउंट है? 8,750। डन। बेटा भी तुम बोलो, ठीक है। ऑब्सोलेंस लॉस इन फाइनेंस माइनस लॉस, लॉस कुछ भी होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कौन सा बॉक्स? तो जाएंगे फाइनेंस में, फाइनेंस में जाएंगे, अबे नीचे, हाँ फाइनेंस में माइनस है तो प्लस में लिखेंगे क्या? 5,700। इसने कसम खाई मैं से अमाउंट बोलूंगी। ऑब्सोलेंस लॉस इन फाइनेंस। हाँ बोल पाओगी? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स बोलो। माइनस टैक्स से प्रॉफिट कम हो जाएगा टैक्स पे करने से। कौन सा बॉक्स? फाइनेंस। फाइनेंस में चेक करेंगे, माइनस है तो क्या था ये? प्रोविजन फॉर, कितनी अमाउंट है? 40,000। डन। यस, नहीं ये मैं बताता हूँ अभी, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ये हेडिंग है। ओपनिंग स्टॉक हेडिंग है और ये क्लोजिंग स्टॉक हेडिंग है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक फाइनेंस से भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट के हिसाब से भी दिया है। तुम मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग पीएनएल की कौन से साइड लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। ओपनिंग तो डेबिट है तो कौन सा साइन हो जाएगा? तो दोनों के लिए साइन एप्लीकेबल है, फिर चाहे फाइनेंस हो फिर चाहे कॉस्ट हो। माइनस, अब मैं फाइनेंस में चेक करूंगा, माइनस है तो क्या, मैं गया फाइनेंस में माइनस है तो प्लस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग स्टॉक एज पर फाइनेंस कितना? 52,600। देखो भाई, ओपनिंग स्टॉक फाइनेंस के हिसाब से ऐड किया तो कॉस्ट के हिसाब से माइनस हो जाएगा, समझा? तो चलो ओपनिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट। कितनी अमाउंट है? आगे बढ़े। तुमको मालूम है मैंने बताया था, ध्यान देना अभी, डेबिट या ओवर वैल्यूड होगा तो माइनस, अंडर वैल्यूड होगा तो, लेकिन यही अगर क्रेडिट साइड में ओवर बोला है तो उल्टा साइन लेते हैं प्लस, अंडर वैल्यूड बोला है तो माइनस। एक कब कब क्रेडिट साइड में ऐसा देखते पता है? जब ओवर अंडर बोला हो। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कहीं पर भी ओवर अंडर बोला है क्या? तो फिर ये मगजमारी करना नहीं, उल्टा वाला, ठीक है। चलो, क्लोजिंग स्टॉक कौन से साइड होता है? क्रेडिट मतलब कौन सा साइन? प्लस। तो दोनों के लिए साइन एप्लीकेबल हो जाएगा प्लस। अब मैं फाइनेंस के हिसाब से चेक करता हूँ, फाइनेंस के बॉक्स में प्लस है तो क्या, हम गए फाइनेंस के बॉक्स में, फाइनेंस के बॉक्स में प्लस है तो क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंस कितनी अमाउंट है? 52,000। तो भाई अगर क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंस के हिसाब से माइनस हो रहा है तो कॉस्ट के हिसाब से प्लस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 52,000 है। कोई तो बोला, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। क्लोजिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट, इसकी अमाउंट कितनी है? 49,600। तो यहाँ पर हमारे सारे आइटम दो ही बाकी है, ठीक है। रेडी? तो मुझे बताओ, इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। वेरी गुड, चार्ज हुआ है तो डेबिट साइड में एक्सपेंस हो गया। कौन से बॉक्स में? कॉस्ट में देखेंगे, माइनस है तो क्या, मैं गया कॉस्ट के बॉक्स में,
कॉस्ट के बॉक्स में माइनस है तो लेस में लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट। कितनी अमाउंट है? एंड लास्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ज्यादा कुछ ना समझे तो ध्यान दो, एक्सपेंस कौन सा साइड आएगा? डेबिट मतलब माइनस। कौन सा बॉक्स? कुछ नहीं बोला तो फाइनेंस में देखेंगे माइनस है तो क्या हम गए फाइनेंस के बॉक्स में, माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। कितनी अमाउंट है? 950। एक सेकंड मुझे थोड़ी सी जगह बनाने दो। ये चलो अब ये जितने प्लस हो रहे हैं इनका टोटल करेंगे। 3120 प्लस 11,200 प्लस 5,700 प्लस 40,300 प्लस 52,600 प्लस 49,600 प्लस 950 163,470। अब इन दोनों का टोटल कर देंगे 172,400 प्लस 163,470 335,870। लेस वाला टोटल करेंगे 1,700 प्लस 12,500 प्लस 8,750 प्लस 54,000 प्लस 52,000 प्लस 6,000। ये टोटल आ रहा है 134,950। हर कोई अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके रखेगा, बोलेगा नहीं। ये टोटल में से ये माइनस करके कैलकुलेटर में रखो। माइनस हो गया? अरे हाँ हो गया। अच्छा मुझे बताओ तुम, आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है। कितना? 2 लाख। तो बताओ ये फाइनली जो आंसर आया है प्रॉफिट है कि लॉस है? वेरी गुड, लॉस से शुरू किया था ना हमने, और आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो हम लिखेंगे लॉस। यहाँ होता है आपका आंसर पॉजिटिव आया तो लॉस, आंसर नेगेटिव आया तो प्रॉफिट, क्योंकि हमने शुरुआत में जो लॉस था उसे पॉजिटिव लेके चले। ठीक है, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन में आपको और भी बहुत कुछ ध्यान देना पड़ जाएगा। तो इसी तरह से ही सॉल्व करोगे, आंसर राइट है। ठीक है, चलो तो आपके 10 मार्क वाले सम जितने थे वो कवर कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। तो आते हैं हमारे बी पार्ट पे। ये सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना। चलो अच्छा, अब तुम्हें बता देता हूँ मैं इसमें करना क्या है। है तो ये छोटा, लेकिन मैं तो लेना चाहता हूँ ये क्वेश्चन। चलो अब जरा ध्यान दो। अभी पहले हम क्वेश्चन 14 लेते हैं, फिर 13 बड़ा इजी है। 14 में कुछ सीखेंगे आज। अच्छा इसमें बनेगा पता क्या क्या आपका, मैं स्टेप्स स्टेजेस बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। अभी आप लोगों ने जितने सम सॉल्व किए थे आपको फाइनेंस का प्रॉफिट दिया था ना, कि फाइनेंस का प्रॉफिट इतना है, कॉस्ट का प्रॉफिट इतना है, सर्टेन अमाउंट। अच्छा अब वो अमाउंट भी हमें ढूंढना है।
मतलब क्या करना है, फाइनेंस का प्रॉफिट ढूंढना है तो आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। फिर आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, तो आपको कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट, मतलब आपको जो फाइनेंस और कॉस्ट का प्रॉफिट दिया था वो भी हमने ही ढूंढना है अब, तब जाके बनता है 20 मार्क का। एक चीज याद रखना, अगर ये क्वेश्चन, अगर ये चैप्टर बीकॉम में है तो उन्होंने ऐसे ही नहीं है बीकॉम में चैप्टर रखा है, उनका समझना है कि आपका कैलिबर है, आपके कैलिबर के हिसाब से ये क्वेश्चन इस लेवल पे है। अगर ये आपको डर लगता है इतने बड़े क्वेश्चन से तो मतलब आप उतने बड़े हुए ही नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से डरने का नहीं। चलो देखते हैं क्या करना। देखो कैसे पता चलेगा आपको इस तरह से सम सॉल्व करना है, तो एकदम पेशेंस रखो, वक्त लगता है, 20 मिनट में आपको सम सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। तो हैंड्स ऑन रहेगा, इसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 80% काम आपको पता है क्या करना है इसमें, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में आपने बहुत फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाए हैं। देखो यहाँ पे बोला है आपको क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, कुछ डेटा दिया हुआ है और आगे बोला है लास्ट में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हाट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। क्यों, ताकि आप फाइनेंस का प्रॉफिट ढूंढ सको। स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ताकि आप कॉस्ट का प्रॉफिट ढूंढ सको। एंड देन फिर उसके बाद में आपको रिकंसिलिएशन बनाना है। रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट आपको पता है, वो प्रॉफिट लिखते हैं, एडलेस करते हैं, बराबर। तो लास्ट में वो स्टेटमेंट बनेगा, तो पहले आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब तुम मुझे बताओ एक एक करके आइटम, तुमको पता है ये सब, वो दिखने में क्वेश्चन बड़ा है, कुछ भी नहीं है। तुमको सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये जो भी आइटम है ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अपना पेन अपने पास रखो, साथ साथ में लिखते रहना, आपकी बुक में भी पेंसिल। तुम मुझे बताओ पहला आइटम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो ट्रेडिंग बराबर। रॉ मटेरियल परचेज, ये कॉस्ट शीट नहीं, मैं फाइनेंस के बारे में पूछ रहा हूँ सिर्फ। परचेज परचेज तुम, अच्छा मैं तुमको बताया तो यहाँ पे मैं कुछ आइटम तुम्हें याद नहीं आ रहा, 12th स्टैंडर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, हाँ बोलते रहो, 2 वेजेस और रॉ मटेरियल, यही है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग, रॉ मटेरियल का परचेज। उसके बाद में कैरेज इनवर्ड, फिर उसके बाद में आता है फैक्ट्री एक्सपेंस, क्रेडिट में आता है बाय सेल्स, और क्या आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसे हम टैली करते हैं, टैली करने के बाद जो बैलेंस मिलता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है, ये याद है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका P&L में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और क्या आता है, इंटरेस्ट या कमीशन रिसीव, रिसीव तो क्रेडिट साइड में। और क्या आएगा यहाँ पे, ऑफिस का एक्सपेंस, फिर सेलिंग का एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बैड डेट्स, बराबर ना। ये सब आइटम इसमें आते हैं। टैली करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा दैट इज योर, बस यही करना है हमने। आपको कोई दिक्कत आएगी, चलो। तो यहाँ पे आते हैं हम सेकेंड आइटम, रॉ मटेरियल परचेज कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। स्टॉक ऑफ मटेरियल आखिरी दिन पे, तो ये कौन सा बन जाता है, क्लोजिंग। ये क्या बन जाता है, क्लोजिंग, तो ये भी ट्रेडिंग में आएगा, क्रेडिट साइड में। वेजेस पेड किया, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में। वर्क एक्सपेंस का मतलब होता है फैक्ट्री का खर्चा, कहाँ आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में। ऑफिस का खर्चा
पीएनएल में आता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा पीएनएल के डेबिट में आता है। फिर आपको दिया है वर्क इन प्रोग्रेस आखिरी दिन पे, तो ये भी आपका क्लोजिंग है, लेकिन क्लोजिंग किसका, ये वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो सर वो क्लोजिंग क्या था, वो क्लोजिंग था रॉ मटेरियल का। तो क्लोजिंग चाहे कोई भी हो वो आपका ट्रेडिंग में आता है। बस ये 3 आइटम वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो आपको ये तीनों आइटम्स मिला के लिखना होगा। डन। फिर आपको बोला है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आखिरी दिन पे, तो ये भी क्या बन जाएगा, क्लोजिंग। लेकिन ये क्लोजिंग किसका है, फिनिश गुड्स का है। तो क्लोजिंग कोई भी हो वो कहाँ आएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स कहाँ आता है, ट्रेडिंग में आता है, क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, क्रेडिट साइड में। और लास्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो तो वो आपके पीएनएल के डेबिट में आता है। हो गया, बस यही करना है। समझ में आया। चलो अभी इसको हम ये सारा आइटम हम हमारे ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे और नेट प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। कोई दिक्कत थी अभी तक, इतना बड़ा टेबल सॉल्व कर दिया। अब तुम मुझे एक एक करके आइटम बताओ, कोई एक बताओगे, तुम बताओगे सारे आइटम एक एक करके बताओ, मैं इसे आपको ट्रेडिंग पीएनएल में लिख के दिखाता हूँ और प्रॉफिट ढूंढ के दूंगा। समझा। चलो तो आते हैं हमारे ट्रेडिंग पीएनएल में है, ये हमारा सॉल्यूशन 14 है। चलो बेटा शुरू हो जाओ। सबसे पहला टू ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 20,000, बाकी सब ध्यान दो। आगे तो टू परचेज ट्रेडिंग में आ गया, रॉ मटेरियल कितना 1,60,000। नेक्स्ट बोलो, स्टॉक का पूरा पढ़ो, छोटा थोड़ा भी मिस मत। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 35 मतलब क्लोजिंग, तो क्रेडिट साइड में लिख दूंगा मैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल का। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सेल। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 30,000। उसके बाद वेजेस, तो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा टू वेजेस कितना 80,000। उसके बाद वर्क एक्सपेंसेस, वर्क एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस, तो यहाँ पे मैं चाहो तो लिखूंगा वर्क या फैक्ट्री 55,000। डन। नेक्स्ट ऑफिस एंड एडमिन, तो पीएनएल में आएगा टू ऑफिस, जगह कम पड़ेगा, एक मिनट रुको। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू ऑफिस एंड एडमिन कितना 35,000। नेक्स्ट बोलो, सेलिंग एक्सपेंसेस भी यहीं पे आ गया कितना 45,600। कोई एक बोलो, सब लोग बोलेंगे तो जंबल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक किसका है, WIP का। इसमें आपके 3 आइटम है, मटेरियल और क्या है, वेजेस, वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड, बराबर। अच्छा एक एक का अमाउंट बोलो, 5,000, 3,000, 900, 1,900। तो ये आपका टोटल हो गया 5 3 8 9,900। नेक्स्ट बताओ आखिरी दिन पे, तो ये आ गया आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक। हाँ यूनिट्स इंफॉर्मेशन दिया है, वो मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। ये जो यूनिट्स दिया है ना, इसको देखेंगे क्या करना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ब्रैकेट में लिख देंगे 500 यूनिट, बस खुश। अमाउंट कितना है 19,000। डन। आगे सेल्स दिया है कितना
800 यूनिट, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दी, 8000 यूनिट होगा। कितना अमाउंट है? 4 लाख। नेक्स्ट इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, तो वो क्रेडिट साइड में इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव कितना? हाँ, डर क्यों रही है, जोर से बोलो। 1000। हाँ, आगे बढ़ाओ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गए यहाँ पे 4000। नेक्स्ट, हो गया सब, अपना काम भी हो गया, टैली करेंगे, प्रॉफिट ढूंढेंगे। तो चलो अब मुझे ये टोटल करना है क्रेडिट साइड का। मैं टोटल करता हूँ 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 9,900 प्लस 19,000, ये आ रहा है 458,900। 4,58,900, यही उठा के इस तरफ लिख दिया, बराबर। उसके बाद टैली करेंगे, मतलब 458,900 में से ये सारे चारों आइटम माइनस करेंगे एक एक करके। माइनस 20,000, माइनस 1,60,000, माइनस 80,000, माइनस 55,000, तो आपको 1,43,900 का ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट P&L में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 1,43,900। अब इसे टैली करेंगे, मतलब इसका टोटल पहले लेंगे, तो 143,900 प्लस 1,600 विच कम्स टू 145,500। अब इस 145,500 में एक एक करके तीनों माइनस करेंगे। माइनस 35,000, माइनस 45,600, माइनस 4,500। So finally your net profit comes to 60,000. So to net profit. तो हमारा पहला काम कंप्लीट हुआ। कुछ था क्या कॉम्प्लिकेटेड इसमें? ठीक है, चलो अब हमें बनाना है कॉस्ट शीट और कॉस्ट का प्रॉफिट ढूंढना है, तभी तो रिकंसाइल कर पाएंगे। अगर प्रॉफिट सेम हुआ तो रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं, मतलब कॉस्ट शीट में भी अगर 60,400 आ गया तो क्यों करेंगे रिकंसाइल, लेकिन अगर डिफरेंट आया तो रिकंसाइल करना होगा। कॉस्ट शीट हमने सीखा है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखेंगे किस तरह से बनेगा एंड देन फिर कॉस्ट शीट सॉल्व करेंगे। मैं आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पहले बता देता हूँ, याद है आपको? थोड़ा धुंधला धुंधला। हाँ, हम लोग क्या लिखते थे कॉस्ट शीट में? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में कई बार डिटेल्स और भी होते थे, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड, और माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है ना। फिर आता था आपका डायरेक्ट वेजेस, फिर आता था आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको क्या मिलता था? हाँ, तो यहाँ पे इन सब का टोटल को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज मटेरियल कंज्यूम। फिर डायरेक्ट वेजेस उसमें ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलता है। फैक्ट्री का खर्चा जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड तो आपको मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट, बट कौन सा? ग्रॉस। इसमें दो चीजें एडलेस होती थी, ओपनिंग स्टॉक किसका, और माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक किसका। तो दोबारा से मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये होगा नेट। फिर इसके बाद आता था ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, तो ये ऐड करने के बाद आपको मिलता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर से एडलेस होता है क्या? ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स,
तो आपको क्या मिलता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डन। एंड देन फिर इसके बाद में सेलिंग का खर्चा जोड़ेंगे तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड देन सेल्स। डन। इस तरह से हमारी कॉस्ट शीट बनती है। अब जरा ध्यान देना, अगर आपके पास यहाँ पे अपने फॉर्मेट बनाया, अगर आपके पास ओपनिंग WIP नहीं दिया, क्लोजिंग WIP नहीं दिया, तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद सीधा क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट नेट। क्योंकि ये दोनों नहीं है तो ये भी नहीं मिलेगा ग्रॉस, सीधा सीधा नेट। ये डन। मान लो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है लेकिन ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स नहीं है, तो मत लिखो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आ जाएगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स और सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। याद है? चलो अब जरा ध्यान देते हैं इस सब में किस तरह से फॉर्मेट बनेगा। अब तुम मुझे फटाफट, मैं अभी दो चीजें पूछूंगा। ओपनिंग स्टॉक 3 बार आता है। एक बार यहां पे आ गया, तीन बार ओपनिंग क्लोजिंग आता है। एक रॉ मटेरियल का, एक ओपनिंग क्लोजिंग WIP का और एक ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश। मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हें दिखाता हूं, तुम मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक किसका दिया है? सिर्फ रॉ मटेरियल का दिया है? मतलब ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल दिया है? क्या आपके पास ओपनिंग फिनिश WIP दिया है? क्या आपके पास ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया है? तो हम भी नहीं लिखेंगे। समझा? आपको चाहिए पूरा फॉर्मेट, आपको याद है तो लिख दो, डैश कर देना, नहीं है कोई आइटम तो। अब क्लोजिंग स्टॉक पे चलते हैं। 3 बार क्लोजिंग स्टॉक आता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। अब तुम मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक किसका किसका दिया है? वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का दिया है। और ये क्या है? रॉ मटेरियल भी दिया। हाँ, क्लोजिंग सबका दे दिया। तो आपको ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल का भी लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी लिखना है। और समझा फॉर्मेट? तो लो भाई, हमने ये फॉर्मेट रेडी करके रखा। डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, तो मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। डायरेक्ट वेजेस लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं था तो मिल गया प्राइम कॉस्ट। फिर आ जाएगा आपका फैक्ट्री का खर्चा, तो फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस। हमने WIP का सिर्फ क्लोजिंग लिखा है तो फैक्ट्री कॉस्ट नेट मिल गया। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स का ओपनिंग नहीं दिया, क्या दिया आपको? सिर्फ क्लोजिंग, तो हमने क्लोजिंग लिख दिया, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल तक हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। आपको सबसे पहले आपका ये फॉर्मेट रेडी करना है। और जो तुम बोल रही थी ना मुझे सर वो यूनिट दिया है, तो याद रखना सबसे पहले यूनिट फिल करेंगे एंड देन उसके बाद अमाउंट। मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ, आप बताओ मुझे यूनिट किसके किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था? फिनिश गुड्स के बारे में दिया था, और भी किसी का यूनिट्स दिया है? सेल का 2 यूनिट्स दिया। अब हम इसे फिल करेंगे तो देखो हमारे फॉर्मेट में सेल कितने यूनिट है और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स के कितने यूनिट है? तो यहाँ पे आते हैं, सेल के आपको यूनिट बोले हैं, सेल का यूनिट कितना बोला है आपको? 8000। और याद है कॉस्ट शीट बनाते वक्त मैंने आपको कई बार समझाया था कि ये यूनिट कहाँ तक सेम रहेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक यूनिट सेम रहेगा। डन। और किसका यूनिट दिया था? क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। तो लो भाई, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स में हम लिखते हैं कि भैया माइनस हो गया 500 यूनिट, बराबर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने प्रोडक्शन किया कितना, स्टार्टिंग से कितना प्रोडक्शन कर रहे थे, इसका यूनिट दिया नहीं है, हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम चलते हैं रिवर्स में, बराबर। तो रिवर्स में साइन चेंज हो जाएगा, 8000 माइनस विल बिकम प्लस। तो 8000 प्लस 500, कितने यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे? 8000। तो ऊपर सब जगह यूनिट लिख दोगे, 8500। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा अधूरा काम, यहाँ पे कभी भी यूनिट्स नहीं होंगे।
बाकी सब जगह यूनिट 8500 लिखेंगे। समझा? क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट भी पूछेंगे वो लोग। चलो हमारा पहला काम हो गया यूनिट। अब क्या करेंगे, एक एक आइटम पढ़ेंगे और इसको फिल कर देंगे। सर अब डेटा कहाँ से? अब पहले तो आपको एडजस्टमेंट देखना है, क्योंकि जब आप फाइनेंस के हिसाब से बनाते हो तो ये पूरा टेबल काम आएगा। आप कॉस्ट के हिसाब से जब बनाओगे तो आपको एडजस्टमेंट दिया होगा। अब जिसके बारे एडजस्टमेंट दिया है वो हम एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और जिसके बारे कुछ नहीं बोला है वो सारा डेटा हम फाइनेंस से ले आएंगे, यहाँ से ही लेंगे, क्योंकि उसके बारे कुछ बोला नहीं। किसके बारे एडजस्टमेंट दिया सबसे पहले? फैक्ट्री एक्सपेंस। मतलब हमारे कॉस्ट शीट में अगर जाएंगे तो यस, आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में एडजस्टमेंट दिया है। क्या बोला है इन्होंने? आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फैक्ट्री एक्सपेंस हैज बीन एलोकेटेड टू प्रोडक्शन, कितना? 25%। किसका? तो जब मुझे ये प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, इस अमाउंट का मैं 25% निकालूंगा तो मुझे फैक्ट्री का खर्चा मिल जाएगा। डन? तो लो भाई यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब मुझे प्राइम कॉस्ट मिलेगा उसका कितना परसेंट? डन? डन? चलो आगे सेकेंड एडजस्टमेंट पे चलते हैं। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज 4 पर यूनिट। एडमिन एक्सपेंस कितना है? 4 पर यूनिट। ये क्या देखो फॉर्मेट, यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको पर यूनिट दिया ऑफिस, कितना रुपए? 4। तो ये जो ऑफिस का खर्चा है ये 4 रुपए के हिसाब से, जरा मल्टीप्लाई करो ना 8,500 को 4 से। लिख दिया हमने यहाँ पे 34,000। डन? आगे लास्ट एडजस्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हैज बीन चार्ज 5 पर यूनिट। तो आगे हम सेलिंग एक्सपेंसेस पे, सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं 5 रुपए के हिसाब से। तो चलो 8,000 इंटू 5 हो गया हमारे एडजस्टमेंट कॉस्ट शीट के खत्म। मतलब बचा क्या आपको ढूंढना? सिर्फ फैक्ट्री। ये तो तब मिलेगा जब आपको प्राइम कॉस्ट मिलेगा। अब ऊपर जिसके बारे में नहीं एडजस्टमेंट, देखो जिसके बारे में एडजस्टमेंट दिया था वो हमने हाईलाइट कर दिया। डन? अभी जिस पे ग्रीन नहीं है वो क्वेश्चन में से अमाउंट उठा के बता देना। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 20,000। तो जो है वही लिख देंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 30। चलो इसका हम टोटल करेंगे तो हमको मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। 20,000 प्लस 1,60,000 होता है 1,80,000। 1,80,000 में से 30 गया तो 1,50,000 बचा। जरा 1,50,000 को 8,500 से डिवाइड करो। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 8,500, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिला 17.65। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस। कितना दिया क्वेश्चन? डायरेक्ट वेजेस 80,000। तो चलो हमने डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया 80,000। डिवाइड करो जरा 8,500 से। 80,000 डिवाइडेड बाय 8,500 इज 9.41। तो लो भाई प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। कैसे? मटेरियल कंज्यूम 1,50,000 में वेजेस 80,000 ऐड कर दो तो ये आ गया 2,30,000। अब 2,30,000 को 2,500 से डिवाइड करेंगे। 2,30,000 डिवाइडेड बाय 8,500 27.06 बराबर। देखो इसी के लिए रुके थे हम। प्राइम कॉस्ट मिल गया। इस प्राइम कॉस्ट का 25% फैक्ट्री का खर्चा होगा। तो चलो ठीक है, 2,30,000 का 25% निकालो तो यहाँ पे आ गया 57,000।
चलो भाई, हाँ डिवाइड करो 57,500 को 6 अब आपके प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ दो तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। कितना? 2,87,500। इसे डिवाइड करो 8,500 से 23.82। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक चीज ध्यान देना, मैं वर्क इन प्रोग्रेस ये ऐसे का ऐसा नहीं लिख सकता। रीजन, आपको 3 चीजों पे एडजस्टमेंट दिया था। किन 3 चीजों पे? फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। तो जहां भी फैक्ट्री का खर्चा होगा तो ये फैक्ट्री वाला एडजस्टमेंट अप्लाई होगा। तुम बोलोगे सर कर दिया ना, 2,30,000 मिला प्राइम कॉस्ट, उसका 25% निकाला तो मिल गया ना, अब क्या बचा? तो अब जो बचा है वो बता देता हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। क्या क्या? मटेरियल। क्या आपको मटेरियल पे एडजस्टमेंट था क्या? नहीं। वेजेस, क्या आपको वेजेस पे एडजस्टमेंट था क्या? नहीं। और तीसरा, वर्क्स ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड, इस पे एडजस्टमेंट दिया है। बराबर। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स तो हमने ढूंढ लिया, बट यहाँ पर भी फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए वो 25% अप्लाई होगा। तो इसका मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। वैसे तो आंसर आपका 9,900 ही आने वाला है, बट मैं वर्किंग नोट बताता हूँ इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं। तो मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक जो वर्क इन प्रोग्रेस था, ये हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं अभी। क्लोजिंग स्टॉक जो WIP था उसमें 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है? मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। आपको मटेरियल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो आपके वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल कितना था? 5,000। तो वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। आपको वेजेस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो उसकी अमाउंट 3,000 वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। बट ये जो फैक्ट्री का खर्चा है, बोलते हैं ये जो फैक्ट्री का खर्चा है ये 25% है किसका? प्राइम कॉस्ट का। तो ये कहाँ बोला है? एडजस्टमेंट में बोला है 25% ऑन प्राइम कॉस्ट। तो इसका प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? प्राइम कॉस्ट मिलता है मटेरियल प्लस वेजेस। मटेरियल प्लस वेजेस इज योर प्राइम कॉस्ट, जो कि आया 8,000। तो भाई ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंस निकालो फिर 8,000 का 25%। अच्छा सेम नहीं आ रहा था, अलग आ रहा है। 8,000 का 25% कितना आया? तो ये टोटल आपका कितना आ रहा है? 5, 3, 8, 2, 10। बराबर। मैं यही चीज़ फाइनेंस में देखता हूँ, तो फाइनेंस में इन तीनों का टोटल कितना आ रहा था? 9,900। और हमने भी यहाँ पे फाइनेंस में लिखा है कितना? 9,900। बट कॉस्टिंग में सॉल्व करते वक्त आपका अभी वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ रहा है? 10,000। तो जब यहाँ पर आप वर्क इन प्रोग्रेस लिखोगे तो वो होगा आपका 10,000। डन। क्लोजिंग के ऊपर वर्किंग नोट आएगा। इसके 1-2 सम और करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, अब आगे फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस 287,500 में से क्लोजिंग 10,000 माइनस करो, 2,77,500। इसको डिवाइड करो 8,500 से, 32.65। चलो इसमें अभी ऑफिस का खर्चा 34,000 ऐड कर दो। 277,500 प्लस 34,000, 3,11,000। इसे 8,500 से डिवाइड करो, 36.65। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट शीट में।
कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट रहेगा वही रेट पे आपको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है, मतलब 36.65 के हिसाब से। तो 36.65 मल्टीप्लाई बाय 500 यूनिट, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 18,325। तो चलो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्लोजिंग माइनस कर दो, -311,500 तो 293,175। इसे डिवाइड करो 8,000 से, अब 8,000 यूनिट है 36.65। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 293,175 में सेलिंग का खर्चा 40,000 ऐड करेंगे, 3,33,175 से 8,000 से डिवाइड करोगे तो 41.65 आया। डन। प्रॉफिट तो हमने ढूंढना है, सेल्स आपको जो दिया वही लोगे। सेल्स है आपका 4 लाख, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 4 लाख का 4 लाख ही रहेगा, और 4 लाख डिवाइडेड बाय 8,000, ये आ गया 50 रुपये में बेचा। अब इन दोनों का डिफरेंस, कॉस्ट और सेल्स का डिफरेंस इज योर प्रॉफिट। कितना? 66,825 डिवाइडेड बाय 8,000, तो आपको प्रॉफिट पर यूनिट आ रहा है 8.35। देखो अभी तक हमने किया क्या है, अभी तक हमने सिर्फ फाइनेंस और कॉस्ट का प्रॉफिट ढूंढा है। 20 मार्क एम नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। आपका फाइनेंस में प्रॉफिट फटाफट बोलो कितना था? 60,400। और कॉस्ट में कितना था? 825। डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसी वजह से रिकंसाइल करना होगा। डिफरेंट है, इसी वजह से रिकंसाइल करना है। अब रिकंसाइल किसे करना है वो आइटम्स भी हमें ढूंढना है, तो ध्यान देना। अभी ये स्टेज हो गया, अब आपका काम है किसको किसको रिकंसाइल करना है, वो एक एक आइटम हम चेक करेंगे कैसे। तो चेक करते हैं। सबसे पहला आपका ओपनिंग स्टॉक फाइनेंस में कितना अमाउंट बोलो, और यही ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट शीट में कितना है? सेम अमाउंट है, तो इसे रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं। फिर आपका परचेज है 1,60,000 और कॉस्टिंग में परचेज है आपका 1,60,000, इसे भी रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं। फिर आपका वेजेस है 80,000 फाइनेंस में, कॉस्ट में आपका वेजेस है 80,000, इसे भी रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको दिया है फैक्ट्री का खर्चा 55,000 और यहाँ पर फैक्ट्री का खर्चा है 57,500। डिफरेंट अमाउंट है ना? हाँ, तो यस, इसको रिकंसाइल करना है। ठीक है, एक आइटम मिल गया। आगे बढ़ते हैं, ये बैटरी ना लो हो जाए। ऑफिस का खर्चा 35,000 दिया है और यहाँ पर आपको ऑफिस का खर्चा 34,000 दिया है। डिफरेंट अमाउंट है ना, तो रिकंसाइल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग का खर्चा 45,600 है और यहाँ पर सेलिंग का खर्चा 40,000 है। डिफरेंट अमाउंट है, तो यस, इसे भी रिकंसाइल करना होगा। लास्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये तो कॉस्ट शीट में होता ही नहीं है। देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था, एक एक आइटम चेक करेंगे, दोनों में सेम अमाउंट है, रिकंसाइल नहीं करना है। डिफरेंट अमाउंट है, रिकंसाइल करना है। कोई आइटम फाइनेंस में है, कॉस्ट में नहीं है, तो भी रिकंसाइल करना है ना, वहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसे भी रिकंसाइल करना है। अब क्रेडिट साइड आते हैं। सेल्स कितना है? 4 लाख और कॉस्ट में आपका सेल्स कितना है? 4 लाख, तो इसे रिकंसाइल नहीं करना। आगे क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है रॉ मटेरियल और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 30,000 है, रिकंसाइल नहीं करना है।
क्लोजिंग स्टॉक WIP 9,900 है और यहाँ पे क्लोजिंग WIP 10,000 है, डिफरेंट अमाउंट है तो रिकंसाइल करना है। अगला आइटम क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स फाइनेंस में 19,000 है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कॉस्ट में 18,325, डिफरेंट अमाउंट है तो हमें इसे रिकंसाइल करना है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेना, ग्रॉस फाइनल प्रॉफिट पे ही चेक करते हैं। बचा क्या आइटम? इंटरेस्ट डिविडेंड, ये सब क्वेश्चन में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो सिर्फ फाइनेंस में तो भी रिकंसाइल करना। तो कितने आइटम रिकंसाइल करने हैं? कितने आइटम रिकंसाइल करने हैं? 7 आइटम, ठीक है। तो भाई 20 मार्क का समय है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे आइटम हमें लिखने हैं। चलो एक एक करके आइटम याद रखो। तुम इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैं आपको आज ये एक्स्ट्रा वर्किंग नोट के हिसाब से सिखाऊंगा, कल ये बिना वर्किंग नोट के कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा, ठीक है। पहले तो आपको वर्किंग नोट से करना है तो सो दैट आपको आइडिया आए कर क्या रहे हैं, उसके बाद आपको फिर हमको डायरेक्टली हम सॉल्व कर पाएंगे। एक एक करके आइटम याद रखना ना, अमाउंट के साथ। यहाँ से शुरू करते बेटा, बोलना नहीं है किसी को भी, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ। जिसको रेड किया वो फैक्ट्री एक्सपेंस 55,000 याद रखोगे, आया ना। तुम याद रखोगे ऑफिस एक्सपेंस 35,000, तुम याद रखोगे सेलिंग एक्सपेंस 45,600, तुम याद रखोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 4,500। अब तुम्हारे को भी कुछ काम दे देते हैं, इस साइड आ जाते हैं। याद है तुम लोग अपना अपना अमाउंट? तुम लोग अब याद रखोगे। क्लोजिंग WIP 9,900, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 19,000 और इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव 1,600। 7 आइटम हो गए, 7 आइटम हो गए। चलो इसको लिखते हैं वर्किंग नोट में अमाउंट के साथ। मैंने देखो फॉर्मेट वर्किंग नोट कैसे बनाया, फाइनेंस, और याद भी रखा है कौन सी अमाउंट, फाइनेंस। तो चलो एक एक करके जरा अपने डिटेल्स बताओ। बोलो सबसे पहला क्या था? ओ अम्मा, हाँ तुम्ही को तो याद रखने बोला पहला। फैक्ट्री एक्सपेंस फाइनेंस में 55,000। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस 35,000। सेलिंग एक्सपेंस कितना? 45,600। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 4,500। ये सब डेबिट के आइटम थे ना। अब क्रेडिट वालों बोलो। क्लोजिंग WIP कितना? नेक्स्ट क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना? 55,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना? 1,600। ये क्लियर होगा? अब जरा ध्यान देना, इसे हमने साइन भी देना है, प्लस माइनस। मेरे पास फाइनेंस का प्रॉफिट है, फाइनेंस का प्रॉफिट है कितना? 60,400। कॉस्ट का प्रॉफिट है, कौन से प्रॉफिट से शुरू करेंगे हम, सब बताओ। फाइनेंस से शुरू करें। लो भाई तुम बोल रहे हो फाइनेंस, हमने लिखा फाइनेंस रिकॉर्ड 60,400, शांत एकदम। 60,400 लिखा हमने प्रॉफिट। तो मुझे बताओ पहले बॉक्स का नाम क्या हो जाएगा? दूसरा मैंने इसीलिए पहले प्रॉफिट लिख दिया क्योंकि इसी को साइन देना है। अब तुम मुझे बताओ ये सारे आइटम कौन से साइड के थे? डेबिट थे। ये सारे आइटम थे डेबिट। डेबिट मतलब माइनस। अब जरा इस बॉक्स में चेक करेंगे, इस बॉक्स में चेक करेंगे। डेबिट मतलब माइनस, फाइनेंस की अमाउंट है तो डेबिट मतलब माइनस, माइनस है तो इन सबको मैं क्या साइन दूंगा? ये सारे आइटम क्रेडिट के, क्रेडिट मतलब, और फाइनेंस की अमाउंट है तो फाइनेंस का बॉक्स देखेंगे, प्लस है तो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं ये सारे आइटम्स कॉस्ट में कितनी अमाउंट है वो लिखता हूँ। ये सारे आइटम की अमाउंट कॉस्ट में कितनी है? तो चलो सबसे पहला फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री कितना अमाउंट है?
57,500, तो मैंने यहाँ पे लिखा 57,000। फाइनेंस में अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस कितना है 34,000, तो हमने लिखा यहाँ पे 34,000। फाइनेंस में प्लस है तो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस है यहाँ पे 40,000, तो हमने भी यहाँ पे लिख दिया 40,000। फाइनेंस में अगर प्लस है तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कॉस्ट शीट में नहीं होता है, ठीक है। बचा क्या, क्लोजिंग WIP कितना था 10,000, तो यहाँ पे लिखा हमने 10,000। डेबिट में फाइनेंस में अगर माइनस है तो यहाँ पे क्लोजिंग फिनिश गुड्स 18,325, हमने लिखा यहाँ पे 18,325। डेबिट में फाइनेंस में अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट डिविडेंड कॉस्ट शीट में नहीं होता है, ठीक है। अब ना मुझे डिफरेंस निकाल के दो इन दोनों का, 55,000 और 57,500, डिफरेंस आ रहा है आपका 2,000। डन। ये दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है, इसका साइन क्या है, तो हम इसे भी माइनस साइन देंगे, समझा। चलो अभी इसका डिफरेंस निकालो, 35,000 34,000 1,000। बड़ा अमाउंट कौन सा है, 35, उसका साइन देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ, 45,600 और ये 5,600। बड़ी अमाउंट क्या है 45, उसका साइन दे देंगे, बराबर। चलो ये तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं थी। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 100 रुपये। बड़ी अमाउंट क्या है 10,000, उसका साइन दे देंगे। 55,000, एक क्लोजिंग स्टॉक 55,000 था, नहीं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स था 19,000, तो 55 तो भांग दिया गया है। अरे रे रे, $19,000, और देख के ही समझ गया मैं इतना बड़ा अमाउंट का डिफरेंस। चलो आगे आगे आगे। अब इन दोनों का डिफरेंस 19,000 और 8,325 का डिफरेंस 675। बड़ी अमाउंट क्या है माइनस 19,000, तो वो साइन दे देंगे और ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। बैटरी लो हो जाएगी, ये चलो हो गया। अब थोड़ा आवाज में दिक्कत आएगी, देखते हैं। चलो ध्यान दो, बहुत छोटा सा काम रह गया, अभी हो गया खत्म। अब जो ग्रीन कलर में हमने लिखा है, जो प्लस है वो प्लस में लिखेंगे, जो माइनस है वो माइनस में लिखेंगे। अब प्लस वाले अमाउंट तुम याद रखोगे नाम के साथ, तुम्हारे से शुरू करेंगे, तेरे को नहीं बोलेगा बाबा, रॉन्ग बोलते हो। प्लस वाले, ठीक है, ध्यान दो। मैं लिखता हूँ, माइनस है सबसे पहले 2,500, तो माइनस में लिखा 2,500। उसके बाद प्लस है 1,000, तो प्लस में लिखेंगे 1,000। उसके बाद प्लस है 5,600, तो प्लस में लिखेंगे 5,600। उसके बाद प्लस है 4,500, तो प्लस में लिखा 4,500। प्लस है 100, तो प्लस में लिख दिया 100। माइनस में 675, तो माइनस में लिखेंगे 675। माइनस में है 1,600, माइनस है 1,600। अब जरा ध्यान देना, आपने कौन से अमाउंट से शुरू किया था, 6,400 फाइनेंस का था, और कॉस्ट में कितना था 66,825। आपका आंसर ये 66,825 आना चाहिए। चेक करते हैं, पहले ये टोटल बताओ। 1,000 प्लस 5,600 प्लस 4,500 प्लस 100, 11,000 जोड़ दो। अब माइनस वाले तीनों का टोटल लो, 2,500 प्लस 675 प्लस 1,600, 4,775। माइनस करो, मैच हो गया एज पर
बराबर। अरे लिखना क्या, मैं एक ही आइटम बताया तो लिखना क्या है, ये लिखना तो पड़ेगा ना कुछ इनके पर्टिकुलर में। एक बताता हूँ क्या, ज्यादा कहाँ चार्ज हुआ ये लिखना है, ज्यादा कहाँ चार्ज हुआ है वो लिखना है। मैं ये सबसे पहले क्या था, ये 2500 ना, ज्यादा कहाँ पे चार्ज हुआ है, कॉस्ट में ना, क्या आइटम, मैं लिखूंगा फैक्ट्री एक्सपेंस ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट। मैं यहाँ पे लिख दिया फैक्ट्री ओवरहेड ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट। ठीक है, एक और आइटम बता देता हूँ जो सिंगल रहेगा, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक ही जगह था ना, तो ये तो हम नहीं लिख पाएंगे ओवर वैल्यूड, हम लिखेंगे चार्ज इन फाइनेंस। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आगे हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस चार्ज इन फाइनेंस। अगर सिंगल आइटम रहेगा तो कहाँ चार्ज हुआ वो लिख दो, डबल आइटम है तो जहां ज्यादा चार्ज हुआ है वो लिख दो, समझा। चलो इस तरह से आपके 20 मार्क वाले सम होंगे।